नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मई महीने की शुरुआती राहत भरी खबर के साथ हुई और ये राहत भरी महंगाई के मोर्चे पर लगी है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लगातार दूसरे महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। हालांकि इस बार भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक सिलेंडर की कीमतों में 19 से 20 रुपए की कमी की गई है। ऑयल आईओसीएल की वेबसाइट पर सिलेंडर की नई कीमतों को अपडेट कर दिया गया है, जो मई 2024 से लागू होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडिया ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 1 मई से राजधानी दिल्ली में 9 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 19 रुपए की घटौती के साथ इसका दाम 1764 रुपए 50 पैसे कम पर हुआ है। आपको बता दें कि अब 1745.50 रुपए की बात जो है गैस सिलेंडर के दाम की गई है। वहीं मुंबई के दाम में 1717 रुपए से कम होकर 1698 रुपए रह गया है। चेन्नई में भी सिलेंडर के 19 रुपए सस्ता होने की खबर है। इसकी कीमत 1930 रुपए से कम होकर 1911 रुपए रह गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी की सरकार आने पर विपक्ष के संविधान बदलने के दावे को सीएम एकनाथ शिंदे ने विकास के एजेंडे और सरकार द्वारा किए गए कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए एक चाल बताया। सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व में उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कैसे अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को हनुमान चालीसा जाप करने और पत्रकारों की गिरफ्तारी के साथ 14 दिन की जेल की थी। शिंदे ने कहा कि ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए थी जिसने लोकतंत्र की हत्या की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सोच नहीं पा रहा कि वो हम पर कौन सा आरोप लगाए। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर कई बड़े आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब सरकार उद्धव ठाकरे की थी तब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश के अन्य बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई थी। जून 2022 में गिरीश महाजन, आशीष शेलार, देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। मोदी गारंटी और कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यदि भाजपा नेता जीत गए तो वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तृणमूल नेता ने मथुरापुर सीट से पार्टी उम्मीदवार बापी हल्दर के पक्ष में प्रचार के आयोजित एक चुनावी रैली में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी सक्रिय राजनीति छोड़ दे तो मैं चाहूंगा कि आप उन 3 विकल्पों में से किसी एक को पूरा करें जो आपको दे रहा हूं। आप राज्य का 1,64,000 करोड़ रुपए का बकाया राशि जारी करें और 24 घंटे के भीतर रिटायर हो जाएंगे। दूसरा विकल्प यह है कि पीएम धनराशि जारी करें। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन अभी शुरू नहीं हुआ है। तीसरा विकल्प यह है कि आप यानी शाह से यहां से चुनाव लड़े और उन्हें हराएं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी नेता के बयान पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर कोई शाह के जैसा नहीं है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर आप नेता आतिशी बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पूरा देश सवाल उठा रहा है। चुनाव से चंद दिन पहले ही एक प्रमुख विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे वो लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाए। पूरा देश जानता है कि ये बीजेपी की साजिश है और उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है ये सवाल से सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद एक प्रमुख विपक्ष के चेहरे को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज ये सवाल ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा और ईडी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये केस 1 साल से चल रहा है। इस केस में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है। और ऐसा क्या मिल गया उनको जो चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ी। पूरा देश ये जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है।
अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने के लिए साजिश है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आके जरूर न्याय करे। आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने बैठे थे। हमने बहुत पॉइंटेड बात उनसे पूछी। हमने कहा कि सर, पूरी दिल्ली में करीब 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑब्जेक्शनेबल भद्दे होर्डिंग लगाए गए हैं और विपक्षी नेताओं को चित्र द्वारा गलत तरीके से दिखाया गया है। हमने आपको ये कंप्लेंट करीब 1 महीने पहले की, आपने इस पे क्या कार्रवाई की? तो वो बोले क्या कार्रवाई की ये हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कमाल है इस बात का कि एक संस्था जिसका काम ये है कि देश में देखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो वॉचडॉग है, वो कह रहा है कि हम बाध्य नहीं है बताने के लिए। तो मैंने कहा कि साहब, आप उस पर कब तक एक्शन लेंगे? क्योंकि चुनाव को 1 महीना तो गुजर गया, 1 महीना और गुजर जाएगा तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो कब लेंगे? तो वो बोले ये भी बताने के लिए हम बाध्य नहीं है कि हम इस पे कब एक्शन लेंगे। तो मैंने पूछा, भैया ये तो बता दो चुनाव से पहले। वहीं नेता संजय सिंह जेल से निकलने के बाद लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए किसानों की शहादत याद दिलाई। आप नेता ने कहा कि केंद्र सरकार के काले कानून की जगह से 700 किसानों ने शहादत दी। उन्होंने और सुनील गुप्ता ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसका विरोध किया था। अब हरियाणा के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की शहादत का बदला लें। वहीं दिल्ली के द्वारका में पब्लिक स्कूल में सुबह सुबह बम की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। खबर मिलने के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां पहुंची। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया। फिलहाल तलाश जारी है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल को मंगलवार सुबह बम मिलने की धमकी मिली थी। धमकी ईमेल के जरिए भेजा गया था, जिसके बाद अस्पताल में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। हालांकि जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। इस लोकसभा चुनाव में परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब दिल्ली में जहां कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों पूर्व विधायकों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ पार्टी के गठबंधन और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने पर नाराजगी जताई है और रिजाइन कर दिया है पार्टी से। बता दें कि हाल ही में अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इन्हीं वजह से इस्तीफा दिया था। पूर्व विधायक नसीब सिंह ने कहा कि अपने देवेंद्र यादव को डीपीसीसी प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने एआईसीसी पंजाब प्रभारी के रूप में पंजाब में पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के झूठे एजेंडे के आधार पर अभियान चलाया था। अब दिल्ली में उन्हें आप और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा और समर्थन करने का दायित्व सौंपा गया है। पार्टी में हाल के घटनाक्रम से बेहद दुखी और अपमानित होकर वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं लोकतंत्र के चल रहे उत्सव के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार रामनगरी पहुंच रही हैं। यहां उनका करीब 4 घंटे का प्रवास पूरी तरीके से आध्यात्मिक होगा। राष्ट्रपति अपने दौरे का अधिकांश समय श्री राम मंदिर में व्यतीत करेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति रामलला का दर्शन करने के साथ आराध्य की आरती भी उतारेंगी। इसके बाद वो भगवान शिव का भी आशीर्वाद लेंगी। मंदिर परिसर में विराजमान भगवान शिव का पूजन करेंगी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां विराजमान शिवलिंग का पूजन अर्चन किया था। ये शिव मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित स्मारक कुबेर टीला का पर स्थित है। अयोध्या का इतिहास विवेचित करने वाले ग्रंथ रुद्यामल के अनुसार युगों पूर्व यहाँ धन के देवता कुबेर का आगमन हुआ था। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के निकट ही ऊंचे टीले पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिन्हें कुबेश्वर महादेव कहा जाता है। राष्ट्रपति बजरंगबली से अनुमति लेकर रामलला के दर्शन को जाएंगी। वो बुधवार शाम 4:10 पर वायुसेना के विमान से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा भर्ती प्रकरण में सोमवार देर रात कर्नलगंज पुलिस ने डीआईओएस की तहरीर पर कथित 9 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ डीआईओएस अरुण कुमार ने नौकरी पा चुकी 2 शिक्षिकाओं की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया है। डीआईओएस की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में वाराणसी की रिक्षा पांडे, मिर्जापुर की विनीता देवी, प्रयागराज के विनय सिंह, मेरठ के विनीत चौधरी चौहान,
सीतापुर के अरविंद सिंह यादव और प्रयागराज के स्वाति द्विवेदी, मिर्जापुर के आशीष कुमार पांडे और मुजफ्फरनगर के नितिन कुमार, मेरठ की ज्योति यादव पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इन लोगों की तलाश में छापेमार कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। कल थाना कर्नलगंज में डीआईएस महोदय के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। इसमें 9 टीचरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 टीचरों ने ज्वाइन कर लिया था और अभी 7 लोगों ने ज्वाइन नहीं की है। तो ऐसा बताया गया है उस एप्लीकेशन में कि फर्जीवाड़ी तरीके से कोर्ट रचित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये ज्वाइनिंग लेटर बनाया गया है, जिसके आधार पर ज्वाइनिंग कर रहे थे। तो इसमें इसकी जांच शुरू कर दी तत्काल। वहीं तमिलनाडु के सेलम में एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि मंगलवार शाम को यरकौड घाट रोड पर 11वें हेयरपिन मोड़ पर एक निजी बस के गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी। पुलिस के अनुसार निजी बस 56 यात्रियों को लेकर यरकौड से सेलम जा रही थी, तभी उसने नियंत्रण खो दिया और खाई में लुढ़क गई। जब बस 13वें हेयरपिन मोड़ पर जा रही थी तो साइड वॉल से टकराने की वजह से चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। अधिकारियों ने बताया कि 11वें हेयरपिन मोड़ पर क्रैश लैंडिंग से पहले बस खाई में गिर गई। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य अभी भी जारी है। लगभग 20 यात्रियों के घायल यात्रियों को बचाया गया है। एयरपोर्ट सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एयरपोर्ट पुलिस ने दुर्घटना के बारे में शिकायत दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भोजन को सम्मान देने के लिए बोरेवासी दिवस मनाने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि वो परंपरा जारी रहे, इसलिए सब बोरेबासी खाएं और सोशल मीडिया पर इसे जरूर पोस्ट करें। छत्तीसगढ़ियों को कोई लेना देना नहीं। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस दिन हम लोग जो मेहनत कर लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबके। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वैष्णव समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। वैष्णव भजन पर तमे पेलू भजन हमणा अहींया कहता था कि वैष्णव भजन तो તેને રે કહીએ આખું ભજન તો તમે સાંભળો। મેં બહુ ટાઈમ પછી આખું વ્યવસ્થિત સાંભળ્યું છે। એ ભજન પ્રમાણે જો જિંદગી જીવીએ ને તો ખરેખર આપણે જે ભગવાનની જોડે પહોંચવું હોય પહોંચી જવાય એવું છે। આખા શબ્દે શબ્દો મેં સાંભળ્યા છે, શાંતિથી સાંભળ્યા, એકલા બેસી। એટલે ખૂબ સરસ। અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈ પણ એમના આયા પછી રાજકીય જ્યારે ઇલેક્શન હોય અને ઇલેક્શન વખતે વિકાસની વાતો થતી હોય તો એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના આયા પછી। બાકી ઇલેક્શન આવે એટલે ગમે ત્યાંથી જ્ઞાતિ જાતિવાદ આવી અને ઇલેક્શન ક્યારે પૂરું થાય એ પછી તમારે બીજું ઇલેક્શન આવે ત્યાં સુધી આપણે ઝઘડતા રહીએ। वहीं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी ने गुजरात में किसी सभा में कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें राहुल गांधी के इस वाक्य पर गंभीर आपत्ति है। यह सत्य है, निराधार है और भ्रामक है। हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या पधारने का आमंत्रण दिया गया था। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। 30 अप्रैल 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया के नई दिल्ली संस्करण में राहुल गांधी जी के भाषण को उद्धृत किया गया है। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इस
इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। 30 अप्रैल। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कांग्रेस की तरफ से हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने लोकतंत्र की रक्षा की, संविधान के जरिए लोगों को उनके अधिकार दिए। नरेंद्र मोदी को आज महिलाओं के मंगलसूत्र की याद आ रही है, लेकिन उन्हें याद दिला दूं कि स्वतंत्रता के लिए हमारे हजारों लोग जेल गए, अपने प्राणों का बलिदान दिया। देश की आजादी के लिए हजारों मंगलसूत्र कुर्बान हुए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।